हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू इजी नोट्स। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं हमारा नया चैप्टर दैट इज थर्मोडायनेमिक्स। इसमें हम लोग कंप्लीटली इंट्रोडक्शन की बात करेंगे, बेसिक चीजें पढ़ेंगे थर्मोडायनेमिक्स के बारे में, क्या क्या होते हैं। ठीक है, मतलब जीरोथ लॉ और फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो देखते हैं, सबसे पहले इंट्रोडक्शन की बात करते हैं कि थर्मोडायनेमिक्स क्या है। थर्मो थर्मो वर्ड रेफर्स टू टेम्परेचर यानी हीट। ओके, डायनामिक्स मतलब फ्लो, तो मतलब हीट का फ्लो होना, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज होना। उस ब्रांच ऑफ फिजिक्स which deals with the study of transformation of heat energy into other forms of energy and vice versa, उसको हम लोग क्या कहते हैं? थर्मोडायनेमिक्स। सिंपल, ठीक है। ओके, अब a thermodynamical system is a part of universe which is under the observation and everything else excluding the universe constitute the surrounding। अच्छा, अब मान लो कि थर्मोडायनेमिकल सिस्टम किसे कहते हैं। अब मान लो कि इस रूम में रिकॉर्डिंग हो रहा है, तो ये रिकॉर्डिंग रूम है, बाकी जो सब है वो क्या है? सराउंडिंग है। सिंपली वैसा ही थर्मोडायनेमिकल सिस्टम, जहां पे हर एक चीज हो रही है अंडर ऑब्जर्वेशन, उसको हम लोग सिस्टम कहते हैं। बाकी का जो भी है यूनिवर्स को छोड़ के, दैट विल बी सराउंडिंग। ठीक है, नेक्स्ट थर्मल इक्विलिब्रियम की बात करते हैं। थर्मल इक्विलिब्रियम की बात इससे पहले वाले चैप्टर में हम लोगों ने की थी कि थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर में थर्मल इक्विलिब्रियम क्या होता था। जब टेम्परेचर हमारा कांस्टेंट होता, मतलब सेम हो जाता था, उसको हम लोग क्या कहते हैं? क्या? थर्मल इक्विलिब्रियम। अ थर्मोडायनेमिकल सिस्टम इज इन एन इक्विलिब्रियम स्टेट। पूरे सिस्टम को इक्विलिब्रियम स्टेट में कब कहेंगे? जब उसके वेरिएबल्स, अलग अलग वेरिएबल्स होंगे, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, मास कंपोजिशन एक्सेट्रा, बहुत सारी चीजें होंगी, ये सब अगर कांस्टेंट होंगी तो तब हम लोग कहेंगे कि ये जो सिस्टम है दैट इज इन इक्विलिब्रियम। पूरे सिस्टम की बात करें। अगर सिर्फ थर्मल इक्विलिब्रियम की बात करें तो इन थर्मल इक्विलिब्रियम द टेम्परेचर ऑफ द टू सिस्टम आर इक्वल। सिंपल, ठीक है। अगर पूरे सिस्टम की बात करें, सिस्टम डू नॉट चेंज विद टाइम, मतलब ये चीजें जो टाइम के साथ अगर चेंज ना हो, मतलब प्रेशर, वॉल्यूम, डेंसिटी, टेम्परेचर, मास कंपोजिशन, एवरीथिंग जो कि किसके साथ? टाइम के साथ चेंज ना हो, यानी कांस्टेंट रहे, तो उस टाइम पे हम लोग कहेंगे क्या? वो सिस्टम जो है दैट इज इन इक्विलिब्रियम। अगर सिर्फ थर्मल इक्विलिब्रियम की बात करें तो थर्मल मतलब सिर्फ टेम्परेचर का जो है इक्विलिब्रियम में रहना जरूरी है, मतलब दो अलग अलग सिस्टम्स का टेम्परेचर इक्वल होना जरूरी है। उस स्टेट को हम लोग कहेंगे क्या? थर्मल इक्विलिब्रियम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं थर्मोडायनेमिकल सिस्टम। हमारे पास तीन टाइप ऑफ सिस्टम है। सिस्टम क्या है पता चल गया हमें कि एन असेंबली ऑफ एक्सट्रीमली लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स हुज स्टेट कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर इज कॉल्ड थर्मोडायनेमिकल सिस्टम। वहां पे जो अलग अलग वेरिएबल्स हो रहे हैं, तो उस सिस्टम को हम लोग क्या कहेंगे? जहां पे हर एक चीज हो रही है, राइट? प्रेशर मेजर हो रहा है, वॉल्यूम, टेम्परेचर, मास कंपोजिशन, हर एक चीज जो मेजर हो रही है, उस जगह को जहां पे हम लोग ऑब्जर्व कर रहे हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं? थर्मोडायनेमिकल सिस्टम कहते हैं। ठीक है, अब सिस्टम जो है तीन टाइप के हैं। सबसे पहला ओपन सिस्टम। अब ओपन सिस्टम मतलब मान लो कि आप लोग चाय बना रहे हो, ठीक है, तो क्या करेंगे? एक वेसल होगा, उसके अंदर दूध, चाय पत्ती, पानी, अगर डालते हो तो पानी, नहीं डालते हो तो नहीं, शक्कर, ये सब ऐड करेंगे। हाँ, तो क्या होगा? जैसे जैसे चाय पकना शुरू होगी तो वेपर्स निकलना शुरू हो जाएंगे। अब वेपर्स निकलने का मतलब क्या है? मैटर। मैटर यानी लिक्विड जो है वेपर में कन्वर्ट हो गया, मतलब थोड़ा सा मास कंपोजिशन, यानी मैटर इज गेटिंग कन्वर्टेड, मतलब बाहर आ रहा है, सराउंडिंग के साथ शेयर कर रहा है। ओके, और हीट भी जो है शेयर करेगी ऑब्वियसली वेसल को, जैसे टच करेंगे हम लोगों को हीट भी महसूस होगी। तो मतलब ओपन सिस्टम किसको कहेंगे? इट एक्सचेंज बोथ एनर्जी एंड मैटर, यानी हीट एंड मैटर विद इट्स सराउंडिंग्स, उसको हम लोग क्या कहेंगे? ओपन सिस्टम। अच्छा, नेक्स्ट आता है हमारा क्लोज सिस्टम। अब क्लोज सिस्टम क्या है? मान लो वही पतीले को आप लोगों ने क्लोज कर दिया, यानी वेसल को आप लोगों ने ऊपर से बंद कर दिया, तो बंद करने पे क्या होगा? वेपर्स बाहर नहीं आएंगे। हाँ, तो सिर्फ हीट का ट्रांसफर होगा, मतलब इट एक्सचेंज ओनली एनर्जी बट नॉट द मैटर विद सराउंडिंग, उसको हम लोग क्या कहते हैं? क्लोज सिस्टम। अच्छा, तीसरा टाइप ऑफ सिस्टम क्या है? तीसरा टाइप ऑफ सिस्टम है आइसोलेटेड सिस्टम। आइसोलेटेड सिस्टम। अब आइसोलेटेड सिस्टम क्या है? आइसोलेटेड मतलब मान लीजिए कि थर्मस है, ठीक है। अब थर्मस में क्या होता है? बाहर से एक कोट रहता है, कोटेड रहता है, तो मतलब उसको टच करने पर भी हमें गर्म फील नहीं होगा, बट अंदर की जो चाय होगी या पानी होगा या दूध होगा, जो कुछ भी होगा वो गर्म होगा। हाँ, और बाहर उसके वेपर्स भी नहीं आ रहे, तो मतलब ना वो मैटर एक्सचेंज कर रहा है ना वो हीट एक्सचेंज कर रहा है। इट एक्सचेंज नाइदर एनर्जी नॉर मैटर विद द सराउंडिंग्स, उसको हम लोग क्या कहते हैं? आइसोलेटेड सिस्टम। तो ये तीन टाइप के सिस्टम हमारे पास है। तो थर्मोडायनेमिकल सिस्टम इज नॉट ऑलवेज इन इक्विलिब्रियम, हमेशा इक्विलिब्रियम में हो ऐसा जरूरी नहीं है, राइट?
हमेशा कोई हर चीज सही हो ऐसा जरूरी थोड़ी है, नहीं राइट। हर चीज हमेशा हर चीज सही नहीं हो सकती, ठीक है। तो हर चीज हमेशा सही नहीं होगी, बट टाइम के साथ साथ हर चीज सही होती दिखाई दे सकती है। तो वैसे थर्मोडायनामिक सिस्टम इज ऑलवेज नॉट इन इक्विलिब्रियम, बट it can eventually occur with time. Equilibrium is acquired eventually with time. Example यहाँ के दिया है, a gas allowed to expand freely against vacuum. Similarly, a mixture of petrol vapor and air when ignited by a spark is not an equilibrium state. मतलब जो भी गैस फ्रीली एक्सपैंड हो रहा है या पेट्रोल और एयर के बीच में अगर इग्नाइट कर देंगे तो वहां पे एक स्पार्क डेवलप होगा, वो सब चीजें जो है वहां पे इक्विलिब्रियम कंडीशन नहीं है वो, ठीक है। इक्विलिब्रियम मतलब सब कुछ बैलेंस नहीं है, प्रेशर, वॉल्यूम, मास कंपोजिशन, एनीथिंग, टेम्परेचर, वो सब बैलेंस नहीं है, बट टाइम के साथ साथ जो है वो बैलेंस होना शुरू हो जाएंगे। मतलब इक्विलिब्रियम को हम लोग टाइम के साथ साथ अचीव कर सकते हैं, नॉट डायरेक्टली। हर हमेशा इक्विलिब्रियम पे होना जरूरी नहीं होता। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं हीट, वर्क और इंटरनल एनर्जी की, जो सबसे ज्यादा यूज होने वाला कॉन्सेप्ट है इस चैप्टर में। सबसे पहले बात करते हैं हीट की, जिसको हम लोगों ने पहले ही पढ़ रखा है। व्हाट इज हीट? हीट इज अ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी, राइट, एनर्जी बिटवीन सिस्टम एंड इट्स सराउंडिंग, ठीक है। हीट क्या है? एक एनर्जी का ट्रांसफर है, किसके बीच में? सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में। कब होता है? जब टेम्परेचर का डिफरेंस हो, व्हेनेवर देयर इज अ टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन देम, ठीक है। उसको हम लोग क्या कहते हैं? उसको हम लोग कहते हैं हीट, ओके। अब बात करते हैं किसकी? वर्क की। वर्क भी हम लोगों ने पढ़ रखा है, क्या है वर्क? वर्क कब होता है? जब हम किसी बॉडी को मूव करेंगे, फोर्स लगाएंगे, तो फोर्स के डायरेक्शन में अगर वो बॉडी डिस्प्लेस होगी तो वहां पे वर्क हुआ। हाँ, तो अगर हम लोग किसी चीज के ऊपर फोर्स लगाएंगे तो क्या होगा? वो चीज अंदर की तरफ जाएगी। हाँ, डिस्प्लेस हुई तो उस टाइम पे क्या होगा? वर्क होगा। तो अब जैसे ही फोर्स लगाएंगे तो प्रेशर डेवलप होगा। हाँ, और जैसे ही वो डिस्प्लेस होगी तो वॉल्यूम में कम या बढ़ती होगी। हाँ, तो वैसे वर्क इज सेड टू बी डन इफ अ बॉडी और अ सिस्टम मूव्स थ्रू अ सर्टेन डिस्टेंस इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स। तो इट कैन बी गिवन बाय dw is equal to pdv। ये नया फॉर्मूला आ जाएगा वर्क का इन टर्म्स ऑफ फॉर गैसेस, ठीक है, प्रेशर और वॉल्यूम के टर्म्स में। या तो हम लोग यूज करते थे फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, राइट। हाँ, तो जब अगर फोर्स लगाएंगे तो प्रेशर लगेगा। डिस्प्लेसमेंट, अच्छा देखो, डिस्प्लेसमेंट को हम लोग वॉल्यूम बाय एरिया लिख सकते, वॉल्यूम इनटू एरिया लिख सकते हैं, राइट। सॉरी, वॉल्यूम बाय एरिया लिख सकते हैं। तो दोनों को जब एरिया से डिवाइड करेंगे, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट को जब एरिया से डिवाइड करेंगे तो हमें वॉल्यूम और प्रेशर मिल जाएंगे, ठीक है। तो उस हिसाब से हम लोग dw is equal to pdv लिख सकते हैं, where p is the pressure of the gas in the cylinder and dv is the change in volume। अच्छा, अब नेक्स्ट सिस्टम बात करते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारा? इंटरनल एनर्जी। इफ वी कंसीडर बल्क सिस्टम कंसिस्टिंग ए लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, अगर मान लो एक कंप्लीटली एक वेसल है, उसके अंदर बहुत सारे मॉलिक्यूल्स है, ठीक है। अब वो मॉलिक्यूल्स ऑब्वियसली मूव भी होंगे, जैसे टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो वो मॉलिक्यूल्स मूव होंगे, ओके। और उनका कॉन्फ़िगरेशन भी बदलेगा, मतलब कुछ हाइट पे जाएंगे इधर उधर, मतलब उनके पोजीशन में भी चेंज आएगा और उनकी काइनेटिक एनर्जी भी, यानी मूवमेंट यानी मोशन भी बढ़ेगा, स्पीड भी बढ़ेगी। तो उसके पास दो एनर्जीज होंगी, किसके पास? मॉलिक्यूल्स के पास। देन द इंटरनल एनर्जी इज द ऑफ द सिस्टम इज द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एज वेल एज पोटेंशियल एनर्जी। तो दोनों एनर्जी जो होंगी कॉन्फ़िगरेशन की वजह से और मोशन की वजह से, दोनों एनर्जी का जो सम होगा उसको हम लोग कहेंगे क्या? इंटरनल एनर्जी। दिस एनर्जी इज पोजेस्ड बाय सिस्टम ड्यू टू इट्स मॉलिक्यूलर मोशन एज वेल एज मॉलिक्यूलर कॉन्फ़िगरेशन। इन दोनों की वजह से जो है इंटरनल एनर्जी डेवलप होती है। तो इंटरनल एनर्जी को हम लोग डिनोट करते हैं यू से। तो यू इज इक्वल टू ई के प्लस ईपी। ई के क्या है? ई के इज द काइनेटिक एनर्जी एंड ईपी इज द पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, ओके। अब नोट पॉइंट दिया हुआ है, ये क्या है? अब नोट पॉइंट क्या है कि जो इंटरनल एनर्जी है इट ओनली डिपेंड्स ऑन द स्टेट। स्टेट मतलब इनिशियली कहां था और फाइनली कहां है, किस पाथ से क्या डिपेंड नहीं करता। मतलब मान लो इनिशियली यहां था, फाइनली इस पॉइंट पे गया, ऐसे जाओ ऐसे जाओ ऐसे जाओ ऐसे जाओ या ऐसे जाओ, किस पाथ से गए मैटर नहीं करता, बट इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करता है, यानी स्टेट पे डिपेंड करता है कि इनिशियली अगर वो लिक्विड स्टेट में था, फाइनली वो गैसियस स्टेट में है। तो उस तरह से इंटरनल एनर्जी जो है सिर्फ स्टेट पे डिपेंड करती है, नॉट ऑन द पाथ। इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज अ माइक्रोस्कोपिक वेरिएबल एंड इट डिपेंड्स ओनली ऑन द स्टेट of the system. Its value depends only on the given state of the system and does not depend on the path taken. path पे depend नहीं कर रहा है to arrive that state. उस स्टेट पे आने के लिए कौन सा पाथ लिया कौन सा नहीं लिया उस पर डिपेंड नहीं कर रहे हैं। जैसे कि आप लोगों के घर पे मार्क्स, ठीक है, तो आप लोग कितनी मेहनत कर रहे हो वो नहीं देखेंगे, इनिशियली इतने मार्क्स है फाइनली इतने मार्क्स है, बस वही देखेंगे, उसी से कंपेयर करेंगे। तो वही है हमारी इंटरनल एनर्जी, इनिशियली और फाइनल स्टेट ही देखेंगे। वो पाथ कौन सा ले रहे हैं, क्या कर रहे हैं, किधर कर रहे हैं,
वो सब मैटर नहीं करता, डिपेंड्स ऑन द टेम्परेचर। अच्छा, इट आल्सो डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर एंड इज द कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ द सिस्टम। तो इंटरनल एनर्जी जो है हमेशा टेम्परेचर पर डिपेंड करती है। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं, वर्क डन का फॉर्मूला गिवन है। अब डेल्टा क्यू का फॉर्मूला हमें पता है क्या है, एन सी डेल्टा टी, यही है राइट, एन सी डेल्टा टी। अब ये सी अगर कांस्टेंट प्रेशर पे बात करें तो सीपी हो जाएगा, अगर कांस्टेंट वॉल्यूम पे बात करूंगा तो एन सी वी डेल्टा टी हो जाएगा राइट, यही था। पर यूनिट वॉल्यूम की अगर बात करें राइट, एनसीपी एसीवी क्या है, मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, हाँ पिछले चैप्टर में, हाँ वहीं से। तो उसी तरह से इंटरनल एनर्जी जो होगी दैट विल ऑलवेज बी कांस्टेंट, प्रेशर हो और वॉल्यूम हो, हमेशा इसकी वैल्यू एन सी वी डेल्टा टी ही होगी, ऑलवेज कांस्टेंट। ठीक है, यहां पे देखो अगर प्रेशर कांस्टेंट होगा तो ये फॉर्मूला होगा एनसीपी डेल्टा टी, अगर वॉल्यूम कांस्टेंट होगा तो ये फॉर्मूला होगा एनसीवी डेल्टा टी, इसका तो डीडब्ल्यू इज इक्वल टू पी डेल्टा वी। अगर यहाँ पे भी प्रेशर कांस्टेंट होगा तो कुछ और होगा, वॉल्यूम कांस्टेंट होगा तो कुछ और होगा, वो देख सकते हैं हम लोग आगे। बट इंटरनल एनर्जी का एक फॉर्मूला कांस्टेंट है, चाहे पी हो चाहे वी कांस्टेंट हो, एनीथिंग, इसका एक ही फॉर्मूला होगा एनसीवी डेल्टा टी। तो मतलब एन और सीवी तो कांस्टेंट हो गए, हाँ कांस्टेंट है। डेल्टा टी मतलब इंटरनल एनर्जी जो है डेल्टा यू इज प्रोपोर्शनल टू डेल्टा टी, मतलब चेंज इन टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा। अगर चेंज इन टेम्परेचर होगा तो इंटरनल एनर्जी चेंज होगी यानी होगी, अगर चेंज इन टेम्परेचर नहीं होगा तो इंटरनल एनर्जी चेंज नहीं होगी यानी कांस्टेंट होगी, सिंपल। चलो आगे बढ़ते हैं जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की तरफ, पहली लॉ, ठीक है, नॉट फर्स्ट लॉ बट जीरोथ लॉ। अब ये क्या कहता है, दिस लॉ आइडेंटिफाइज थर्मल इक्विलिब्रियम। पहले तो थर्मल इक्विलिब्रियम को जानने के लिए ये लॉ यूज करते हैं, एंड इंट्रोड्यूसेस टेम्परेचर एज अ टूल फॉर आइडेंटिफाइंग थर्मल इक्विलिब्रियम। ठीक है, ओके। तो अब इसमें क्या कहता है, अब मान लो 3 स्टूडेंट्स हैं, ए बी और सी। अब मैं कह रहा हूं कि इसके मार्क्स 25 है, इसके मार्क्स भी 25 है। अच्छा चलो मैं ये कह रहा हूं कि मार्क्स ऑफ ए इज इक्वल टू मार्क्स ऑफ बी and marks of B is also equal to marks of C, marks of C। A और B के मार्क्स भी सेम है, B और C के मार्क्स भी सेम है, तो क्या मैं कह सकता हूं कि मार्क्स ऑफ A will also be equal to marks of C? ये भी तो सही है राइट, हाँ उसी को ये टेम्परेचर के हिसाब से बोलता है। देखो इफ टू सिस्टम्स आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम विद थर्ड सिस्टम, मतलब देखो A और B जो है एक दूसरे के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है, मतलब T of A, टेम्परेचर ऑफ A इज इक्वल टू टेम्परेचर ऑफ B, एंड C और B भी एक दूसरे के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है। उसका मतलब क्या हुआ, टेम्परेचर ऑफ C इज आल्सो इक्वल टू टेम्परेचर ऑफ B। तो क्या मैं कह सकता हूं कि देयरफॉर आई कैन से दैट टेम्परेचर ऑफ A इज आल्सो इक्वल टू टेम्परेचर ऑफ C। वही कह रहा है, देखो इफ टू सिस्टम्स आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम विद द थर्ड सिस्टम देन दोस टू सिस्टम्स देमसेल्व्स आर इन इक्विलिब्रियम। मतलब ये दो सिस्टम अगर तीसरे वाले के साथ इक्विलिब्रियम में होंगे तो ये दो भी आपस में इक्विलिब्रियम में ही होते हैं, यही कहना चाहिए है जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। जो हम लोगों ने मार्क्स से समझा था वही ये टेम्परेचर से समझाना चाह रहे हैं, सिंपल। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। अब फर्स्ट लॉ क्या है, फर्स्ट लॉ क्या स्टेट करती है, इट स्टेट्स दैट हीट गिवन टू द थर्मोडायनेमिकल सिस्टम। अब जो भी हम लोग हीट दे रहे हैं, किसको, एक सिस्टम को हीट दे रहे हैं, हाँ अब जितनी भी हीट दोगे क्या वो पूरी अब्सॉर्ब कर लेगी, नहीं, थोड़ी सी वर्क में भी चली जाएगी राइट, हाँ तो वही हो रहा है। देखो हीट गिवन इज पार्शियली यूटिलाइज्ड इन डूइंग वर्क, जो हीट दे रहे हैं वो वर्क में तो थोड़ी यूटिलाइज होगी अगेंस्ट द सराउंडिंग, एंड द रिमेनिंग पार्ट इंक्रीजेस द इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, थोड़ी सी जो है अपनी इंटरनल एनर्जी बढ़ाने के लिए यूज कर लेगी। तो टोटल हीट विल बी इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। तो ये फॉर्मूला आ जाएगा क्या, हीट का, यानी फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से हम लोग ये फॉर्मूला निकाल सकते हैं। मतलब जितनी भी हीट दे रहे हैं थोड़ी तो वर्क करने में निकल जाएगी, जो थोड़ी बची हुई होगी यानी रिमेनिंग जो भी होगी वो इंटरनल एनर्जी को अपनी बढ़ाने में यूज करेंगे, ठीक है। आगे बात करते हैं, हाँ कुछ चीजें किससे, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जो भी पढ़ा है हम लोगों ने उससे हम लोग ये डिसाइड कर सकते हैं कि कौन से प्रोसेस में क्या होता है। अब बात करो अगर आइसोथर्मल प्रोसेस की, आइसोथर्मल, आइसो मतलब सेम, थर्मल मतलब कांस्टेंट टेम्परेचर, तो क्या सेम है, टेम्परेचर जो है सेम है यानी टेम्परेचर इज कांस्टेंट, ओके। अगर टेम्परेचर कांस्टेंट होगा मतलब टेम्परेचर में चेंज नहीं आया है, अगर टेम्परेचर में चेंज नहीं आएगा तो इंटरनल एनर्जी क्या हो जाएगी, चेंज नहीं होगी, यानी चेंज इन इंटरनल एनर्जी विल बी जीरो। तो देखो डेल्टा यू विल बी जीरो, तो देयरफॉर
डेल्टा क्यू कैन बी रिटन एज डेल्टा डब्ल्यू। यहां से डेल्टा यू जीरो सब्स्टिट्यूट करेंगे तो डेल्टा क्यू विल बी इक्वल टू डेल्टा डब्ल्यू। ओके डन। अब नेक्स्ट एडियाबैटिक। एडियाबैटिक में हीट जो है दैट इज जीरो, मतलब हीट का ट्रांसफर नहीं होता, तो नो एक्सचेंज ऑफ हीट टेक्स प्लेस, यानी क्यू इज जीरो, तो डेल्टा यू कैन बी रिटन एज माइनस ऑफ डेल्टा डब्ल्यू, क्योंकि ये जीरो होगा तो ये इधर चला जाएगा, तो डेल्टा यू विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ डेल्टा डब्ल्यू। नेक्स्ट आइसोकोरिक प्रोसेस। आइसोकोरिक मतलब वॉल्यूम इज कांस्टेंट। यहाँ पे क्या होता है, वॉल्यूम जो है वो कांस्टेंट हो जाता है, तो वर्क डन विल बी जीरो। क्यों? वॉल्यूम अगर कांस्टेंट होगा तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या था? वर्क डन का फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा था कि वर्क डन होगा dw इज इक्वल टू pdv। अगर वॉल्यूम कांस्टेंट हो जाएगा तो चेंज इन वॉल्यूम जीरो, हाँ, तो वर्क डन विल आल्सो बी जीरो। ठीक है, तो उस तरह से हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं कि वर्क डन भी क्या है, हमारा जीरो है। अगर वर्क डन जीरो हो जाएगा तो डेल्टा यू विल बी इक्वल टू डेल्टा क्यू। तीन अलग अलग स्टेट्स है, यानी प्रोसेस है, तीन अलग अलग प्रोसेस में तीन अलग अलग चीजें जीरो हो रही। अगर आइसोथर्मल की बात करूं तो डेल्टा यू जीरो हो रहा है, अगर एडियाबैटिक की बात करूं तो क्यू जीरो हो रहा है, और आइसोकोरिक की बात करूं तो डब्ल्यू जीरो हो रहा है। ओके, चलो अब अलग अलग प्रोसेस की बात करते हैं। उससे पहले साइन कन्वेंशंस की बात कर लेते हैं कि डेल्टा क्यू को कब पॉजिटिव लेना है, कब नेगेटिव लेना है, डब्ल्यू को कब पॉजिटिव कब नेगेटिव, वो सब देख लेते हैं। सबसे पहले इफ द सिस्टम अब्सॉर्ब्स हीट, हीट ले रहा है तो डेल्टा क्यू पॉजिटिव होगा ऑब्वियसली, राइट। डेल्टा क्यू क्या है? फाइनल हीट माइनस इनिशियल हीट, राइट। तो हीट लेंगे तो फाइनली बढ़ जाएगी, तो फाइनल माइनस इनिशियल हीट पॉजिटिव। ओके, इफ लूजेस हीट डेल्टा क्यू इज नेगेटिव, सिंपल, ये आप लोगों को पता है। ओके डन। नेक्स्ट, इफ द वर्क इज डन बाय द सिस्टम, अगर सिस्टम वर्क कर रहा है, मतलब मान लो कोई एक चीज है, ठीक है, यहाँ पे पिस्टन है, सिस्टम अंदर वाली चीज है, तो ये वर्क कर रहा है, मतलब ये अपनी वॉल्यूम बढ़ा लेगा, वॉल्यूम बढ़ जाएगी, राइट। सिस्टम खुद से वर्क करने मतलब वॉल्यूम बढ़ जाएगी, अगर वॉल्यूम बढ़ेगी तो वर्क डन बढ़ जाएगा ऑब्वियसली, तो डेल्टा डब्ल्यू क्या हो जाएगा? डेल्टा डब्ल्यू विल बी पॉजिटिव। इफ वर्क इज डन ऑन द सिस्टम, अगर मैं सिस्टम के ऊपर वर्क करूं, ऐसे कंप्रेस कर दूं, यहाँ पे पिस्टन लगा के ऐसे कंप्रेस कर दूं, तो ये यहां तक आ जाएगा, यानी वॉल्यूम डिक्रीज होगा। अगर वॉल्यूम डिक्रीज होगा तो वर्क डन क्या हो जाएगा? नेगेटिव, क्योंकि चेंज इन वॉल्यूम जो है नेगेटिव होगा, तो वर्क डन विल बी नेगेटिव हियर। ठीक है, ओके। अब डेल्टा यू जो है सिंपली टेम्परेचर पे डिपेंड कर रहा है, तो अगर टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो डेल्टा यू इंक्रीज, सिंपल। व्हेन द टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम इज इंक्रीज डेल्टा यू पॉजिटिव होगा, इफ टेम्परेचर इज डिक्रीज डेल्टा यू हमारा नेगेटिव हो जाएगा, सिंपल। हीट अब्सॉर्ब होगी तो पॉजिटिव, रिलीज होगी तो नेगेटिव। फिर वर्क डन में वॉल्यूम बढ़ेगा, यानी वर्क डन बाय द सिस्टम तो पॉजिटिव, वर्क डन ऑन द सिस्टम यानी वर्क डन घटेगा, यानी वॉल्यूम घटेगा तो वर्क डन विल बी नेगेटिव। और इंटरनल एनर्जी की अगर बात करूं तो अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो इंटरनल एनर्जी पॉजिटिव होगी, टेम्परेचर घटाएंगे तो इंटरनल एनर्जी नेगेटिव होगी, सिंपल सिंपल एज अ सिंपल। चलो अब बात करें थर्मोडायनामिकल स्टेट वेरिएबल। तो सबसे पहले हम लोगों ने बात, देखो, थर्मोडायनामिकल स्टेट वेरिएबल्स ऑफ द सिस्टम आर द पैरामीटर्स व्हिच डिस्क्राइब द इक्विलिब्रियम ऑफ द स्टेट। मतलब कौन सी चीजें यहाँ पे यूज हो रही है एक सिस्टम में, कौन सी? प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, मास डेंसिटी, वही चीजें हैं। इक्विलिब्रियम स्टेट देखो क्या है, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, मास एंड कंपोजिशन, ये सब चीजें जो है अलग अलग वेरिएबल्स है थर्मोडायनामिक के। अगर ये सब चीजें चेंज होगी तो उसका स्टेट चेंज होगा। ठीक है, थर्मोडायनामिक का क्या होगा? स्टेट अपना चेंज करेगा, मतलब थर्मोडायनामिकल प्रोसेस यानी सिस्टम जो है अपना स्टेट चेंज कर लेगा अगर इनमें से कोई भी चीज चेंज हो। अगर इनमें से हर चीज जो है कांस्टेंट होगी तो वहां पे इक्विलिब्रियम स्टेट होगा। ठीक है, चलो अब बात करते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोसेस की। थर्मोडायनामिकल प्रोसेस कौन से हैं, देखते हैं कौन से हैं। सबसे पहला, एनी प्रोसेस इन विच थर्मोडायनामिकल वेरिएबल्स आर ऑफ थर्मोडायनामिक चेंजेस इज नोन एज थर्मोडायनामिकल प्रोसेस। सिंपली देखो यही कहा था, राइट। अगर चेंज होंगे तो थर्मोडायनामिकल प्रोसेस जो है वो चेंज हो जाएगा, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं? थर्मोडायनामिकल प्रोसेस, मतलब स्टेट में चेंज आना। ओके, सबसे पहला क्वासी स्टैटिक प्रोसेस। अब इसमें क्या होता है, इसमें जो भी रिएक्शन हो रहा होगा, जो भी प्रोसेस हो रहा होगा वो बहुत स्लो हो रहा होगा, मतलब प्रेशर में भी चेंज आएगा तो बहुत स्लो होगा, वॉल्यूम में भी चेंज आ रहा है तो बहुत स्लो, टेम्परेचर में भी चेंज आ रहा है तो बहुत स्लो हो रहा है, मतलब हर एक चीज इतनी स्लो हो रही है कि उनका चेंज जो है ऑलमोस्ट जीरो मान सकते हैं। तो मान लो अभी जो है प्रेशर में, प्रेशर है 1 atm, कुछ देर के बाद प्रेशर होगा 0.99999 atm, ऑलमोस्ट इक्वल है, राइट। हाँ, इसीलिए processes that are sufficiently slow and do not involve accelerated motion of piston
or a large temperature gradient are called quasi-static process. In this process, the change in pressure or change in volume or change in temperature of the system is very small and can be assumed to be zero. System चेंज होगा बहुत ही छोटा होगा तो ऑलमोस्ट जीरो मान सकते हैं. तो ऐसे प्रोसेस को हम लोग क्या कहेंगे? क्वासी स्टैटिक प्रोसेस. स्टैटिक रुका हुआ. चल नेक्स्ट बात करते हैं आइसोथर्मल. अभी बात की हम लोगों ने आइसो सेम, थर्मल कांस्टेंट. A change in pressure and volume of a gas without any change in its temperature. टेम्परेचर में कोई भी चेंज ना होने पर प्रेशर और वॉल्यूम में चेंज आएगा. इसको हम लोगों ने लास्ट चैप्टर में पढ़ा, बॉयल्स लॉ. हाँ, प्रेशर विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम व्हेन टेम्परेचर इज केप्ट कांस्टेंट. जब टेम्परेचर कांस्टेंट होता था तो प्रेशर और वॉल्यूम में चेंज आता था. दैट इज दे आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर. जितना ज्यादा प्रेशर लगाएंगे उतना कम वॉल्यूम क्या होगा? चेंज होगा. ठीक है, is called isothermal process. In such change there is a free exchange of heat between the gas and its surrounding. ठीक है, जितना ज्यादा प्रेशर लगाएंगे हीट भी निकलेगी, राइट. हाँ, टेम्परेचर अगर कांस्टेंट होगा तो क्या होगा? जो भी हम लोग हीट देंगे उसको, जो भी वर्क करेंगे वो हीट के फॉर्म में होगा, तो वही हीट एक्सचेंज होगी क्योंकि इंटरनल एनर्जी जीरो होगी. यहाँ पे डेल्टा यू क्या होगा? जीरो. साइक्लिक प्रोसेस. साइक्लिक प्रोसेस क्या? कोई भी प्रोसेस होते हो रहा है बट वापस से अपने इनिशियल पोजीशन पे आ जाए, इनिशियल स्टेट पे आ जाए, उस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं? साइक्लिक प्रोसेस. द सिस्टम अंडरगोज अ सीरीज ऑफ चेंजेस एंड फाइनली रिटर्न्स टू इट्स इनिशियल स्टेट. इसको हम लोग क्या कहेंगे? साइक्लिक प्रोसेस कहेंगे. चलो आगे बात करते हैं आइसोकोरिक प्रोसेस. थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि ये क्या होता है? वॉल्यूम जो है वो कांस्टेंट है. ड्यूरिंग आइसोकोरिक प्रोसेस चेंज इन प्रेशर एंड टेम्परेचर टेक्स प्लेस एट कांस्टेंट वॉल्यूम. ये हम लोगों ने पढ़ा था कहाँ? गे-लुसाक्स लॉ. हाँ, प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर. कब? व्हेन वॉल्यूम इज कांस्टेंट. यहां पे क्या होगा? डेल्टा डब्ल्यू विल बी जीरो. ठीक है, मतलब जो भी हम लोग हीट देंगे इंटरनल एनर्जी के फॉर्म में कन्वर्ट होगी, मतलब एनर्जी बढ़ाने के काम आएगी. नेक्स्ट आइसोबैरिक प्रोसेस. बार किसकी यूनिट है? बार यूनिट है प्रेशर की. हम लोगों ने फ्लूइड्स में पढ़ रखा है. हाँ, तो यहाँ पे प्रेशर कांस्टेंट होगा. ड्यूरिंग आइसोबैरिक प्रोसेस चेंज इन वॉल्यूम एंड टेम्परेचर टेक्स प्लेस एट कांस्टेंट प्रेशर. ये कौन सी लॉ में पढ़ा था हम लोगों ने? चार्ल्स लॉ. वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर व्हेन द प्रेशर इज कांस्टेंट. ठीक है, यहाँ पे कोई भी चीज जीरो नहीं होगी, ना डेल्टा क्यू, ना डेल्टा डब्ल्यू, ना डेल्टा यू. नेक्स्ट आ रहा है हमारा रिवर्सिबल प्रोसेस. ठीक है, रिवर्सिबल मतलब वापस से उसको जैसा था, जिस स्टेट में था वापस से उठा के उसी तरह से चेंज कर सकते. मतलब प्रेशर चेंज हुआ तो वापस से इनिशियल प्रेशर जैसा कर सकते हैं. रिवर्सिबल प्रोसेस इन विच can be made to go in the reverse direction so that all changes occurring in the process are exactly reversed. वापस से रिवर्स हो जाना. जैसे कि a very slow isothermal expansion and a compression of a gas is reversible process. स्लोली अगर एक्सपेंड करेंगे तो स्लोली इसको वापस से कंप्रेस भी कर सकते हैं, तो वो क्या होगा? रिवर्सिबल प्रोसेस का एग्जांपल होगा. इरिवर्सिबल, इसमें वापस से रिवर्स डायरेक्शन में जा नहीं सकते. सिंपल. एन एक्सप्लोजन इन एन इरिवर्सिबल प्रोसेस. अगर एक्सप्लोजन हो गया तो क्या वापस से उसको बॉम्ब के अंदर रख सकते हो क्या? नहीं, राइट. हाँ, तो वो एक इरिवर्सिबल प्रोसेस होगा. चलो हाँ, अब बात करते हैं वर्क डन इन आइसोथर्मल प्रोसेस की. अब आइसोथर्मल प्रोसेस मतलब टेम्परेचर जो है वो क्या है? कांस्टेंट है. तो इनिशियली मान लेते हैं वर्क डन क्या है हमारा. तो देखो इनिशियली यहाँ पे एक पिस्टन लगाया हुआ है. ठीक है, यहाँ पे लगा रहे हैं प्रेशर P. तो चेंज होने के बाद इसका वॉल्यूम जो है डेल्टा dV से चेंज हो जाएगा. तो कितना वर्क करना पड़ेगा? dW इज इक्वल टू P dV. इंटीग्रेट बोथ साइड्स. अगर दोनों साइड में इंटीग्रेट कर लूंगा तो क्या हो जाएगा? इंटीग्रेशन ऑफ dW विल बी इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ P dV. ठीक है, अब फ्रॉम आइडियल गैस इक्वेशन क्या मैं लिख सकता हूं कि PV इज इक्वल टू nRT. हाँ, तो यहां से P क्या आएगा? P विल बी इक्वल टू nRT डिवाइड बाई V. हाँ, तो ये हम लोग यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं. तो देखते हैं इंटीग्रेशन ऑफ dW इज W. सो इंटीग्रेशन ऑफ P की जगह nRT बाई V dV. ठीक है, अब W इज इक्वल टू क्या क्या कांस्टेंट है? N कांस्टेंट है, R कांस्टेंट है, P भी कांस्टेंट है क्योंकि ये आइसोथर्मल प्रोसेस है. इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई V dV. तो थोड़ी एक लेक्चर पहले हम लोगों ने जब थर्मल प्रॉपर्टीज में पढ़ा कि 1 बाई एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है?
किसमें, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग में पढ़ा था राइट। 1/t dt का इंटीग्रेशन जो था वो था log t, क्या था वो, log t। हाँ, तो वैसे इसका भी जो इंटीग्रेशन होगा वो क्या होगा, log v। तो nRT log ln v, ln मतलब log बेस e, ठीक है। कहां से कहां तक, ये जो ये हो रहा है v1 to v2, v1 to v2, तो v1 to v2, v1 से v2 तक, ठीक है। तो w was equal to nRT ln v from v1 to v2। अब क्या करना है, अब v की जगह पहले अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट सब्स्टिट्यूट करना है। तो w कैन बी रिटन एज nRT ln v2 माइनस क्या, ln v1, ठीक है, डन, ओके। तो अब एक लॉग की प्रॉपर्टी है, क्या है, आप लोगों ने पहले पढ़ रखा होगा कि log m माइनस log बेस e m माइनस log बेस e n की बात करें तो दैट इज नथिंग बट log बेस e m बाई n, क्या हो जाएगा वो, log बेस e m बाई n। तो ये इसी तरह का है, ये m और ये n कह सकता हूं मैं, हाँ। तो जब इसको सॉल्व करके लिखेंगे तो ये क्या आ जाएगा, w विल बी इक्वल टू nRT ln v2 अपॉन v1, ठीक है, यहाँ पे रोक सकते हैं। और अब हम लोगों ने ये देखा कि ये नेचुरल लॉग है, ये क्या है, नेचुरल लॉग है। तो ln की कुछ वैल्यू है, ln इज इक्वल टू 2.303 टाइम्स log बेस 10, और हमेशा हम लोगों को log बेस 10 के फॉर्मेट में पूछ सकते हैं वैल्यूज। तो इसकी वैल्यू ये सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो देयरफॉर w क्या आएगा हमारा, w विल बी इक्वल टू 2.303 nRT log बेस 10 v2 अपॉन v1, ठीक है। या तो देखो, अब अगर मैं बात करूं किसकी, आइसोथर्मल प्रोसेस की अगर मैं बात करूं तो P was इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V, यानी P1 अपॉन P2 कैन बी रिटन एज V2 अपॉन V1, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो V2 अपॉन V1 की जगह क्या लिख सकता हूं मैं, P1 अपॉन P2। तो यहां से ये फॉर्मूला चेंज हो जाएगा, चेंज होके क्या होगा, इसको एक और टर्म लिख सकते हैं 2.303 nRT log बेस 10 P1 अपॉन P2, ये भी लिख सकते हैं, ठीक है। वर्क डन का एक फॉर्मूला ये होगा V2 अपॉन V1 या P1 अपॉन P2 इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम, इन टर्म्स ऑफ प्रेशर। 2.303 n क्या है, नंबर ऑफ मोल्स, R इज द यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट जिसकी वैल्यू हम लोगों ने थर्मल प्रॉपर्टीज में पढ़ रखी है, T इज द टेम्परेचर। चलो आगे बढ़े, नेक्स्ट बात करते हैं मेयर्स रिलेशन, Cp माइनस Cv इज इक्वल टू R जो कहा था वो क्या है वो देखते हैं। तो सबसे पहले हमें ये बताया कि अकॉर्डिंग टू व्हाट, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, dq यानी डेल्टा क्यू बोल सकता हूं मैं, इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू, यही है, हाँ यही है। अच्छा, if pressure is constant, delta q upon delta t at constant pressure can be written as Cp, ये है Cp, right? C क्या है, number of amount of heat per unit temperature per unit mole, Cp, और at constant volume delta q upon delta t at constant volume can be written as Cv, सही है, okay. But we also know that delta u upon delta t either p और v, इसकी वैल्यू क्या होगी, Cv के बराबर होगी, हाँ, n Cv delta t, राइट, हाँ भाई n जो है 1 ले रहे हैं इधर, ठीक है, Cv के बराबर होगी, ओके। तो अब अगर मैं देखूं at constant pressure delta q upon delta t will be equal to delta u upon delta t plus delta w upon delta t, ठीक है।
what will be delta Q upon delta T at constant pressure? That will be Cp is equal to delta U upon delta T, that will be Cv plus इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, डेल्टा W upon डेल्टा T, तो इसको लिख सकता हूँ डेल्टा W इज नथिंग P डेल्टा V अपॉन डेल्टा T, क्योंकि प्रेशर कांस्टेंट है. ओके डन. अब साइड में लिख लेते हैं फ्रॉम आइडियल गैस इक्वेशन. अब आइडियल गैस इक्वेशन क्या है? आइडियल गैस इक्वेशन PV इज इक्वल टू nRT. अब N1 है तो PV इज इक्वल टू RT लिख सकता हूं. तो यहां से PV by T कैन बी रिटन एज R. तो P डेल्टा V by डेल्टा T उसको R लिख सकता हूं. Therefore CP is equal to CV plus R. Hence CP minus of CV will be equal to R. CP minus CV क्या हो जाएगा? R. इजी. तो पहले हम लोगों को ये जानना था कि फर्स्ट ऑर्डर थर्मोडायनामिक्स क्या होती है. डन. उसके बाद प्रेशर कांस्टेंट हो तो डेल्टा Q की वैल्यू होगी, अगर वॉल्यूम कांस्टेंट होगा तो ये होगी. बट हमें ये पता है कि डेल्टा U की वैल्यू हमेशा फिक्स्ड होती है, तो हम लोगों ने प्रेशर के हिसाब से ले लिया और इसको सॉल्व कर लिया और हमें वहां से मिला कि Cp minus CV will be equal to what? R. चलो नेक्स्ट बात करते हैं वर्क डन इन एडियाबैटिक प्रोसेस. अब एडियाबैटिक प्रोसेस क्या है? एडियाबैटिक प्रोसेस का वर्क डन देखते हैं. अगर मैं बात करूं फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मो, क्या है? dq इज इक्वल टू du प्लस dw एज dq इज 0. क्यों? क्योंकि ये एडियाबैटिक प्रोसेस है. तो आई कैन राइट इट एज du कैन बी रिटन एज dw कैन बी रिटन एज माइनस ऑफ du. dw कैन बी रिटन एज माइनस ऑफ du. ओके डन. सो dw को मैं क्या लिख सकता हूं? माइनस n cv dt. हाँ ये लिख सकते हैं राइट, n cv dt, क्योंकि डेल्टा u का वही फॉर्मूला था. तो इंटीग्रेट बोथ साइड्स. जब इंटीग्रेट करेंगे तो क्या होगा? इंटीग्रेशन ऑफ dw इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ माइनस n cv dt फ्रॉम t1 टू t2. ओके. तो dw का इंटीग्रेशन w, n cv कांस्टेंट है माइनस n cv, अंदर आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ dt फ्रॉम t1 टिल t2. ओके. सो w कैन बी रिटन एज माइनस n cv. dt का इंटीग्रेशन क्या है? t है फ्रॉम t1 टू t2. तो w विल बी इक्वल टू माइनस n cv, पहले अपर लिमिट t2 माइनस लोअर लिमिट t1. अब ये माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर लेंगे तो क्या आ जाएगा? w इज इक्वल टू n cv t1 माइनस t2 आ जाएगा. ठीक है. ओके डन. अब अगर मैं बात करूं cv को चेंज कर सकते हैं. कैसे? यहां से we know that cp minus cv is equal to r. अब पूरे टर्म को cv से डिवाइड कर लो तो क्या हो जाएगा? cp upon cv minus cv upon cv will be 1 is equal to r by cv. अब cp by cv हम लोगों ने इससे पहले वाले चैप्टर में पढ़ा था, पॉइजन्स रेशियो. हाँ, तो cp by cv क्या होगा? गामा माइनस 1 इज इक्वल टू r by cv. तो यहाँ से cv क्या आएगा? cv will be r by गामा माइनस 1. cv क्या आएगा? r by गामा माइनस 1. अब ये उठा के यहाँ पे हम लोगों को सब्स्टिट्यूट करना है. देखते हैं. w will be equal to n cv t1 minus t2, राइट? तो w is equal to n cv की जगह r by गामा माइनस 1 इंटू t1 माइनस t2. ये फॉर्मूला हम लोग लिख सकते हैं किसके? वर्क डन बाय एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए. वर्क डन बाय आइसोथर्मल के लिए हमें ये फॉर्मूला आया था 2.303 nRT log base 10 V2 by V1 और P1 by V2. एडियाबैटिक के लिए हमें ये फॉर्मूला आएगा nr by गामा माइनस 1 इंटू t1 माइनस t2. ठीक है. अच्छा, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं राइट. देखो कुछ अलग टर्म्स में अगर लिखें तो एक्चुअल में इसका क्या है? इसको ऐसा लिख सकता हूं कि वर्क डन इज इक्वल टू व्हाट इज nr डेल्टा t डिवाइड बाय गामा माइनस 1. अब nr t2 माइनस t1, pv इज इक्वल टू nrt हम लोगों ने पढ़ा. हाँ, तो nrt की जगह क्या लिख सकता हूं मैं? pv, राइट. nrt की जगह क्या लिख सकता हूं? p1 v1 माइनस p2 v2 डिवाइड बाय गामा माइनस 1. वैसे भी लिख सकते हैं. चलो उतना नहीं चाहिए आप लोगों को, बस इतना याद रखो काफी है.
वो बहुत एक्स्ट्रा हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, पीवी डायग्राम्स की बात करते हैं। अब पीवी डायग्राम्स आर द इंपॉर्टेंट थिंग इन दिस। देखो क्या है, पी वर्सेस वी डायग्राम। अच्छा, तो यहां पे लिख देता हूं कि एरिया अंडर पीवी ग्राफ गिव्स वर्क डन। याद रखें, एरिया जो है क्या देगा हमें, वर्क डन देगा। अब डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेस है हमारे पास, राइट, आइसोथर्मल, एडियाबैटिक, आइसोबैरिक, आइसोकोरिक। मतलब जहां पे वॉल्यूम कांस्टेंट होता है, जहां पे प्रेशर कांस्टेंट होता है, जहां पे टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, और जहां पे हीट जीरो होती है। तो ये चार प्रोसेस है हमारे पास, तो चारों प्रोसेस के लिए अलग अलग ग्राफ्स होंगे। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं आइसोबैरिक के लिए, अब हमें इस पॉइंट से मान लेते हैं इस पॉइंट तक जाना है, तो मान लेता हूं ये प्रेशर है P2 और इस पॉइंट तक जाना है, मान लो यहां तक, ठीक है। ये प्रेशर है हमारा P1, तो यहां पे वॉल्यूम हो जाएगा V1 और ये वॉल्यूम होगा V2, कुछ ऐसा है, ठीक है, कुछ इस तरह का। अब ये अलग अलग पॉइंट्स है, मैंने बस मार्क किया, तो पॉइंट्स को अलग से मार्क कर दूं, पॉइंट्स हो जाएंगे 2, 3 और 4, मतलब इनिशियली और फाइनली, ठीक है। तो अब देखो, अब क्या होगा, सबसे पहले आइसोबैरिक की बात करते हैं, ठीक है, सबको अलग अलग कलर में करेंगे। आइसोबैरिक की अगर बात करूं तो यही पहले स्टार्ट कर। आइसोबैरिक में क्या होता है, आइसोबैरिक में प्रेशर कांस्टेंट होता है, तो प्रेशर कांस्टेंट तो मतलब कुछ, अच्छा पहले एक्सपेंशन की बात करें, यहाँ पे हम लोग एक्सपेंशन की बात कर रहे हैं। एक्सपेंशन मतलब वॉल्यूम का बढ़ना, ओके, वॉल्यूम बढ़ रहा है ऐसे, तो प्रेशर कांस्टेंट है, प्रेशर कांस्टेंट है तो मतलब स्ट्राइट लाइन, कौन सी स्ट्राइट लाइन, वॉल्यूम बढ़ रहा है, राइट, एक्सपेंशन में ये होगी हमारी प्रेशर की वैल्यू। अच्छा मान लेते हैं कि प्रेशर जो है कांस्टेंट है ऐसे, ठीक है, हमारा आइसोबैरिक प्रोसेस, ओके। अब नेक्स्ट बात करते हैं आइसोकोरिक की। आइसोकोरिक में वॉल्यूम कांस्टेंट, राइट, एक्सपेंशन हो रहा है तो वॉल्यूम बढ़ेगा भी और कांस्टेंट भी है, तो वॉल्यूम कांस्टेंट ये हो जाएगा क्या हमारा, ये हो जाएगा वॉल्यूम कांस्टेंट, इनिशियली यही था, यहीं पे ये आइसोकोरिक, ओके। अब एडियाबैटिक और आइसोथर्मल। अब एडियाबैटिक और आइसोथर्मल में अगर देखिए तो दोनों में प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, बट एक चीज याद रखें कि स्लोप ऑफ एडियाबैटिक विल बी ग्रेटर देन स्लोप ऑफ आइसोथर्मल, ठीक है। तो मतलब दो ग्राफ्स आएंगे हमारे पास, एक तो ये होगा, एक एक हमारा ये होगा ऐसे, और एक हो जाएगा ये ऐसा। तो अब इन दोनों ग्राफ्स में कौन सा एडियाबैटिक है और कौन सा आइसोथर्मल है, तो जिसकी स्लोप ज्यादा होगी दैट इज एडियाबैटिक, जिसकी स्लोप कम होगी दैट इज आइसोथर्मल, मतलब दोनों आ रहे हैं यही पाथ से, ठीक है। तो अब ये वाला आइसोथर्मल होगा, स्लोप ज्यादा किसकी है, स्लोप नीचे वाले की ज्यादा है, तो ये वाला एडियाबैटिक होगा, और ऊपर वाला क्या होगा हमारा आइसोथर्मल होगा, ये आइसोथर्मल होगा, सही है। अब इसी तरह अगर मैं बात करूं कंप्रेशन की, इसकी कंप्रेशन, कंप्रेशन में वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा होगा, हाँ, तो यहाँ पे वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा था, तो इस पॉइंट पे हम लोगों ने रखा था, ठीक। अब यहाँ पे वॉल्यूम कांस्टेंट है तो वो भी रख सकते हैं, राइट, हाँ, कांस्टेंट वॉल्यूम पे एक्सपेंशन हो सकता है, मतलब प्रेशर बढ़ रहा है, टेम्परेचर बढ़ रहा है, हाँ, तो अब कंप्रेशन हो रहा है, तो फिर से हम लोग ये P और ये V देख लेते हैं। अब इसमें भी फिर से दो पॉइंट्स मार्क कर लेते हैं, ये P और ये V हो जाएगा, तो ये वाला पॉइंट
तो कुछ इस तरह से ये P2, ये P1, ये V1 और ये V2। सबसे पहले हम लोग फिर से किसकी बात करें, आइसोबैरिक प्रेशर कांस्टेंट। तो वॉल कुछ ऐसे ये हो जाएगा हमारा। अच्छा अरे सॉरी, हम लोग इसमें क्या कर रहे हैं, कंप्रेशन, राइट। तो कम प्रेशर होगा, तो यहाँ पे मान लेते ये वाला हमारा प्रेशर कांस्टेंट है, यानी आइसोबैरिक। मतलब यहां से निकल रहा है V2 to V1, हाँ यहाँ पे P2 to पे, मतलब V1 से V2 जा रहा था, इसीलिए हम लोगों ने ऊपर लिया। अगर वॉल्यूम कम होगा तो प्रेशर ज्यादा होगा, यहाँ पे वॉल्यूम ज्यादा है तो प्रेशर कम होगा, P1। ओके, अब आइसोकोरिक, आइसोकोरिक ये वाला होगा, ये हो जाएगा हमारा आइसोकोरिक, ठीक है। अब एडियाबैटिक और किसकी बारी, एंड आइसोथर्मल। अब यहां पे भी ये एक होगा और ये एक होगा, कुछ ऐसा, ठीक है। तो ये दो होंगे अलग अलग हमारे पास। तो इसमें से आइसोथर्मल कौन सा और एडियाबैटिक कौन सा, जो जल्दी कंप्रेस हो रहा है, दैट इज एडियाबैटिक। तो ये वाला एडिया और ये वाला आइसोथर्म होगा, ठीक है। बस इस तरह से हम लोग पीवी डायग्राम्स को याद रखेंगे तो हमें सॉल्व करना इजी हो जाएगा, ठीक है। बस इतना समझना था कि एक्सपेंशन में क्या होता है और कंप्रेशन में क्या होता है, और स्लोप ऑफ एडियाबैटिक इज ग्रेटर देन स्लोप ऑफ आइसोथर्मल, ठीक है। तो यहीं पे ये पहला लेक्चर हम लोग कंप्लीट करते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जिसमें हम लोग बात करेंगे सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स के बारे में, ठीक है। बहुत ही छोटा लेक्चर होगा और कार्नोट साइकिल के बारे में बात करेंगे। उसके बाद थर्ड लेक्चर में हम लोग बात करेंगे सिर्फ न्यूमेरिकल्स, ठीक है। तो पढ़ते रहिए और डाउनलोड कीजिए इजी नोट्स आपको। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर, बाय बाय।